है दिस साइड सिनवाल और आज की वीडियो में पढ़ने वाले रोटेशन मोशन वाले चैप्टर को। रोटेशन मोशन इसको मैंने शॉर्ट वे में और जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको यहाँ लिखा है। आप एक रिवीजन के तौर पे इसे देख सकते हैं। जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली एमआर सर की जो नोट्स है उनसे कुछ इंस्पिरेशन करके बनाया गया है। तो लेट्स कंटिन्यू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट का गुण है और ये रोटेशन की स्टेट में उसको चेंज होता है ना, उसका विरोध करता है, इसीलिए इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आई बराबर आई है वो एम आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। अगर ये कोई बिंदु के लिए डिफाइन करते हैं ना तब आई बराबर हो जाता है उसके एम आर स्क्वायर के। आई बराबर एम आर स्क्वायर अगर अपन किसी पॉइंट के लिए बात करते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। एम ओ अबाउट सेंटर ऑफ मास है। अगर एक लाइन दी गई है उसे सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग वहाँ पर पूछता है अपने को कि एम ओ कितना है। तो ये रेखा, इस रेखा पर दो द्रव्यमान m1 m2 लगे हैं। r1 r2 इनकी डिस्टेंस है cm से, ठीक है, केंद्र बिंदु से। और इस i इसके परित पूछ रहे हैं, घूर्णन ऐसे घूम रही है ये, तो इसका i का मान होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। ये इसको अपन म्यू लिख सकते हैं, म्यू, ठीक है, यू करके होता है म्यू, वो आई बराबर म्यू आर स्क्वायर। म्यू का मान कितना होता है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये याद रखने की चीज़ है। हमें पता है। अब आगे हम पढ़ने वाले दो थ्योरम के बारे में। कौन कौन सी थ्योरम्स हैं? एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और अगली वाली अपनी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, ये वैलिड होती है सारी प्रकार के लिए, 1D 2D 3D सब में लग जाती है, ठीक है। वैलिड ऑल बॉडीज पैरेलल के वाली, मतलब कि ये परपेंडिकुलर वाली है ना, लंबवत वाली, ये ओनली एंड ओनली 2D में यानी प्लेनर ऑब्जेक्ट है उनमें अप्लाई होगी। ये एक PYQ भी रह चुका है कुछ एग्जाम में। तो अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि अपने कोई ओ पॉइंट दे रखा है, वहाँ की आई का मान फाइंड करना अपने को। तो वो कैसे कर सकते हैं? जो ICM तो हमें पता होगा किसी ऑब्जेक्ट का, या क्वेश्चन में दिया होगा, उसमें MD स्क्वायर है वो ऐड कर देंगे। तो D क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास और वो O बिंदु है, उनके बीच की दूरी है वो D। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ICM अपने को दिया होगा या हमें याद होगा, उससे जिस बिंदु का पूछा वो इसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और इनके बीच की दूरी D है, उसको MD स्क्वायर वो ऐड कर देंगे ICM में, तो हमें O पॉइंट वाले का भी मिल जाएगा I का मान। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या है? 2D में तो अप्लाई होती है, केवल और केवल ओनली लिख रखा है, याद रखने वाली चीज़ ये है। साथ में हाँ, इसमें XYZ प्लेन है तो X और Y ये दोनों आपस में पैरेलल दे रखी होंगी क्वेश्चन में। तो अपने को क्या पता चलेगा कि Z वाला परपेंडिकुलर है, तो ये थ्योरम लगा सकते हैं। वो आगे कैसा यूज़ करते हैं वो अपन देखेंगे क्वेश्चंस में। हालांकि क्वेश्चन नहीं, वो थ्योरी में दे रखा है मैंने, तो वो देखेंगे अपने को। नंबर 3 पर अपन बात करनी है कि रोड में है ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कैसा रखते हैं। हाँ, ये एक रोड देखियो, इसके बीचों बीच है ICM होता है, ठीक है, सेंटर मास है ना। और इसमें क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा ml स्क्वायर बटा 12। ये रटने वाली चीज़ है, याद ही करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। एक छड़ है, उसके बीचों बीच कितना होगा? ml स्क्वायर 12। और एक छड़ दे रखी है, उसके एक किनारे पर लगा हुआ है, वहाँ से अपने को देख रहे हैं, ये मान लो छड़ है और यहाँ पर ऐसे ये से अपना दरवाज़ा होता है ना, डोर जिसे ओपन बंद करते हैं, वो उस चौखट को तो मान लेते हैं, ये रही चौखट और उस पर दरवाज़ा है। तो ये ऐसी कोई दे रखी है अपने को, ये ICM है और ये O वाला पॉइंट है। तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं ना अपने को। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई तो ml स्क्वायर 12 यानी ये CM तो ये रहा अपना, और ये D कितनी है? ये L/2 आधी तो हो गई अपनी, तो इसको ऐड कर दिया, इसमें इसको ऐड करेंगे ना, 1 ऐड करो तो अपने को मिलेगा ml स्क्वायर बाई 3। अगर हम कभी भूल जाए ना तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसको फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सिंपल सी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में आगे ये काम आएगी अपने। नेक्स्ट है, अगर रिंग दी गई हो, ठीक है, रोड पढ़ लिया, अगर रिंग दी गई हो, रिंग जैसे हाथ में जो चूड़ी पहनते हैं ना वो उसको रिंग बोलते हैं अपन। तो उसमें अलग अलग टाइप से देखते हैं कि अगर बीचों बीच से जा रही है तो CM को बोलेंगे, ठीक है। ये इसके पैरेलल गई, इसमें MR स्क्वायर को ऐड कर देंगे। ये इसके टेंजेंट के रूप में गई, और ये जो अंदर वाली दे रखी है ना, ये इसके डायमीटर के लोग यानी व्यास के परित दे रखी है I3 का मान। तो अपन लिखते हैं ICM अगर
एक याद करना है, ये तो रटना ही पड़ेगा कि एम आर स्क्वायर होता है किसमें होता है एम आर स्क्वायर, इसमें रिंग के अंदर, रिंग में ICM का मान एम आर स्क्वायर होता है, जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है और केंद्र की परिधि। I1 कौन सी है, इसके समांतर हो गए, ICM के जो समांतर है ना उसमें एम आर स्क्वायर ऐड कर दो, एम आर स्क्वायर कितना होगा 2 MR² हो गया, वो भी याद हो गया। I3 का मान कितना होगा, ये व्यास वाले दोनों को ऐड करेंगे तब अपने को ICM मिलेगा, दोनों कितनी होगी, इसका मतलब एक कितनी हुई, आधी की हो गई, यानी MR²/2। अगर ICM का मान MR² है और ये व्यास के दोनों दे रखी है, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करें तो हमें MR² मिलना चाहिए, और दोनों इक्वल होगी क्योंकि व्यास की दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रही है ना, तो दोनों, अगर ये ICM MR² है तो ये दोनों आधी आधी हो जाएंगे, तो इसलिए इसका मान MR²/2 है। ऐसा याद करने का तरीका बता रहा हूँ। I2 कौन सा अपने में, I2 ये टेंजेंट वाला है ना अपने का, इसमें क्या होगा, इसको और इस दोनों को ऐड कर दो, MR² + MR²/2। इसको रटना होगा थोड़ा सा क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू है ना इस प्लेन की, जो प्लेन में जो भी वैल्यू है, प्लेन में कितनी वैल्यू आ रही है, इसमें प्लेन की वैल्यू MR²/2 है क्योंकि व्यास के परित है, और ये इसके समांतर ही तो है ना, टेंजेंट वाली वैल्यू MR²/2 + MR² जो कितना आया 3/2 MR²। सिंपल सी। इसमें हमने क्या किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए और एक में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाइए, उससे सारे हो गए। याद क्या किया, ICM का मान MR² होता है किसके अंदर, रिंग के अंदर। और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि डिस्क में क्या होगा, सेम वही चित्र होगा, लेकिन डिस्क में जिसे थाली होती है ना उसमें डिस्क टाइप में कह सकते हैं उसको, चकती। ICM का मान कितना होगा MR²/2, रिंग का आधा होता है MR²/2, ठीक है। I1 ये इसके पैरेलल हो गया, MR²/2 में MR² को ऐड किया तो कितना आया 3/2 MR², ठीक है। I3 का मान क्या है, इसका आधा कर दो, जो ICM का आधा कर दोगे ना तो वो डायमीटर का मिल जाएगा अपने को, जो ये है ना ये डायमीटर वाला, इसका आंसर मिल जाएगा इजीली, ठीक है। इसी तरह से I2 का मान किया जो इसके परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल होगा, जो व्यास है ना इसके पैरेलल, व्यास का मान कितना मिलेगा अपने को MR²/4, और इसके अंदर अपन क्या ऐड कर देंगे MR² + MR²/4, कितना आंसर आता है 5/4। याद रखने की चीज़ है, आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम आती है ना, एक बार खुद से ट्राई करोगे ना ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी इजीली। फर्स्ट दो ही चीज़ें तो याद रखनी है अपने को, देखो रिंग में क्या होता है CM के परित, ICM का कितना होता है MR², और चकती में कितना होता है, डिस्क में होता है MR²/2 ICM का। बाकी क्या है, बाकी अगर ये पैरेलल है तो इसमें MR² ऐड कर दो, अगर व्यास के परित है तो ICM का आधा कर दो, और इसके टेंजेंट का पूछ लिया तो ICM का आधा किया है ना अपने व्यास का, उसके अंदर MR² ऐड कर दो, तो अपने को सारे आंसर मिल जाएंगे, ये चारों हो जाएंगे अपना। नेक्स्ट अपन पढ़ना है सॉलिड स्फीयर का, दे रखा हो पूछ रखा हो कि सॉलिड स्फीयर के बारे में एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो देखते हैं। ये सॉलिड स्फीयर है, बीच से अगर जा रही है तो ICM व्यास के परिधि भी कह सकते हैं। अबाउट एनी डायमीटर, यानी कोई भी व्यास का परिधि हो तो ICM का मान होगा 2/5 MR², ये तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें इसका टेंजेंट का पूछ ले कि टेंजेंट के परिधि तक कोई भी टेंजेंट पारित हो, अगर एक गोला दे रखा है अपने को और इसके टेंजेंट से होकर, ये मान लो गोला है और इसके यहाँ से ये ऐसे घूम रहा है इसके चारों ओर, तब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें जो मैन है ना ICM और इसके जो टेंजेंट के बीच में r दूरी मान लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम 3D ऑब्जेक्ट पर भी लागू हो जाती है। यहाँ पे अपन वो नहीं लगा सकते परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, लंबवत एक्सिस पर मैं नहीं लगा सकते। इसमें MR² ऐड कर दिया तो MR² कितना आया 5 to 7, 7/5 MR², 7/5 MR² आ गया ना टेंजेंट के लिए। अगर ये फॉर्मूला याद है ना सॉलिड स्फीयर का, ICM के 2/5 MR², याद हो जाएगा। होलो स्फीयर में क्या होगा, ये 2/3 MR², और इसमें टेंजेंट के लिए पूछे तो इसको प्लस MR² कर दो, तो 3 2 5 5/3 MR²। याद करने की चीज़ है, डायमीटर में ये टेंजेंट में ये 2/3। हमने क्या क्या याद किया अभी तक, हम फिर से रिवाइज करते हैं। अगर रोड के ICM से पारित हो रहा है तो MR²/12, अगर एक किनारे से पारित हो रहा है दूसरा किनारा ऐसा सीधा वो रह गया, उसमें आएगा ML²/3, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे रिंग में कितना होता है, रिंग में होता है MR²,
ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं चकती, जिसे डिस्क कहते हैं, उसका कितना होता है mr²/2। नेक्स्ट अपने पढ़ा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में कितना होता है 2/5 mr²। और नेक्स्ट लास्ट में अपने ये पढ़ा है कि ओलो स्फीयर होता है ना, उसका होता है 2/3 mr²। और उस बाकी में जो भी अपने को निकालना है उसमें अगर पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं ICM के, या परपेंडिकुलर अक्ष का अगर व्यास का निकालना है ना वहाँ पे अपने को, तो ICM का आधा कर दो, अपने को व्यास का मिल जाएगा। ये एक बार फिर से खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, हो जाएगा। ये इजी चीज़ें दे रखी है। नाउ एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले, कटिंग सेक्शन ऑफ MOI। आपने को एक चकती दे रखी है और उसमें से उसका MOI हमें पता है, फिर निकाल लेंगे जो भी होगा। और एक छोटा सेक्शन उससे और निकाल लिया उसी चकती में से, जैसे R/3 का, R/4 का, जितने का भी हमने निकाल लिया। तो अब पूछ रहा है कि जो निकाले करने बाद में ना, निकालने के बाद में तब कितना उसका MOI होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, रिमेनिंग की तो जो कंप्लीट है ना उस वक्त उसका आई कितना था, और जो रिमूव किया आपने छोटा सा भाग उसका ICM कितना, ICM नहीं कह सकते, आई का मान कितना था। जैसे इसके अंदर से पारित होने वाला, पहले इसके अंदर से स्टार्टिंग में कितना था, ये क्या है डिस्क, और डिस्क में से ICM का मान कितना होता है mr²/2। तो पहले स्टार्टिंग में mr²/2 था, माइनस का ये इसके टेंजेंट से पारित हो रही है, ये है ना इसके टेंजेंट से पारित हो रही है या बाहर से, तो इसलिए इसका वो टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे कि mr²/2 प्लस mr², तो 3/2 mr, ऐसे कुछ फॉर्मूला लगाएंगे, उसको माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा अपना वही होगा। ठीक है। एक स्पेशल केस पढ़ते हैं। अब है ना, इसको जल्दी क्वेश्चन करने का एक शॉर्ट तरीका है, एक ऐसा कोई स्पेशल केस मिल जाए केवल इसी में ही ये फॉर्मूला लागू होगा, बाकी में नहीं होगा। जैसे अपने को एक डिस्क दे रखी है और उस डिस्क में से एक छोटा पोर्शन बाहर निकाला, वो कहाँ से निकाला, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उन्होंने केंद्र से ही निकाला ना ICM से, तब ये हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये नहीं कहे ना उसे केंद्र से ही निकाला, ये कह दे कि उसके बाहर से बाहर से किनारे से निकाल, जैसे इस प्रकार से निकाला गया तब तो आपको कंप्लीटली सोल्व करना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर बीच से निकाला गया है ना केंद्र से, तब अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि mr²/2 स्मॉल n माइनस स्मॉल m/x²। क्या चीज़ है ये, दोबारा से पढ़ते हैं कि केंद्र से हटाई, यानी एक्सिस सेम है, एक्सिस सेम रहेगी ना, फॉर्मूला इजी लग जाएगा। इसका डिस्क का फॉर्मूला कितना होता है ICM से mr²/2। ठीक है। प्रारंभ में जो द्रव्यमान है, ठीक है, उसमें से जो हटाया गया द्रव्यमान है वो निकाल दो, और हटाए गए द्रव्यमान में कितने गुना कम हुई त्रिज्या, कितने गुना वो निकाल ली, उसका डिवाइड कर दो। जैसे R/3 हमने त्रिज्या निकाल ली है उसको बाहर से, है ना। टोटल प्रारंभ में R त्रिज्या थी उस चकती की, और उसमें से R/3 त्रिज्या की चकती हमने बाहर निकाल ली थी, केंद्र से निकाली है। तो R/3 में x का मान कितना लेंगे अपन, 3 रख देंगे, यहाँ 3 वैल्यू पुट करनी है, तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। नीट में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का ये इजी मेथड है कि mr²/2 mr²/2 कोष्टक प्रारंभ में जितना द्रव्यमान था उसमें से जो हटाया गया द्रव्यमान है वो, उस हटाए गए द्रव्यमान में अपन x² का भाग दे देंगे। x क्या चीज़ है, R/3 R/4, जो नीचे वाला डिजिट है ना उसको स्क्वायर करके भाग दे देंगे। फिर से एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो ज़्यादा ईजी रहेगा कि फिजिक्स प्रैक्टिस पर है सब कुछ। अगर डिस्क है mr²/2 माइनस स्मॉल n माइनस m/x², प्रारंभ में द्रव्यमान n है, हटाया गया द्रव्यमान m है, और त्रिज्या की वही चीज़ है मैंने अभी बताई। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या चीज़ है कि बॉडी की रोटेशनल स्टेट में चेंज होने की वजह से उत्पन्न होता है। रोटेशन स्टेट है, जैसे वो घूम रही है उसी में चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से टॉर्क उत्पन्न होता है, ना कि इसका विरोध करता है ये। और टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है R सदिश क्रॉस F सदिश, हमने वेक्टर वाले चैप्टर में यही पढ़ा है ना, RF sin थीटा, है ना। क्रॉस का क्या होता है, RF sin थीटा ही तो होता है। हाँ, ये फॉर्मूला तो है, इसके साथ ये फॉर्मूला भी याद रखना है, टो बराबर I∝। क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट 2 फॉर्मूले हैं, अगर टॉर्क में है तो रटने ही है किसी हाल में। अपने को क्या करेंगे, R का मान दे देंगे, F का मान दे देंगे और अल्फ़ा का मान दे देंगे, और अपने पूछ ले कि इसका I का मान कितना होगा। कैसे करेंगे, तो पहले इसको फाइंड करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, I मिल जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। या टो दे देंगे और R दे देंगे,
आई का मान पूछ लेंगे, यहाँ से अल्फ़ा का फाइंड करना, इन दोनों इक्वेशन से अपने को एक वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये याद रखना कि टो बराबर होता है आर सदिश क्रोशेफ सदिश और टो बराबर होता है आई अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पे त्वरण का मान भी है। कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं अपने को कि एफ और टू का दे रखे होते हैं कि एफ मे बी जीरो देन आर, एफ मे बी जीरो देन टो मस्ट बी जीरो, टो मे बी जीरो, टो मस्ट बी, कुछ भी दे रखा हो ना, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये चीज़ याद रखनी है, वो स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा। अगर ये कह रखा है ना कि ये मे है तो ये मे भी कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मस्ट ही हो। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो देखे तो कुछ भी हो सकता है इनमें। अगर इनका रिलेशन दिया गया हो ना कि एफ जीरो है तो मस्ट भी जीरो होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मे भी जीरो हो सकता है और मे भी नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। ये कुछ मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ले रखी है एमआर सर के बुक से, तो वही अपन देखते हैं। ये बैलेंसिंग बीम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो नहीं है, कॉन्सेप्ट है, वही मैं बता रहा हूँ कि बैलेंसिंग बीम दे रखी है। एक दो रस्सियाँ इसे वेट पर लगाई गई है, ऊपर तनाव T1 T2 है और D1 D2 इसकी डिस्टेंस है इसके सेंटर से। समझने की कोशिश करते हैं कि नीचे mj लग रहा है, ऊपर T1 T2 लग रहा है, इन दोनों को बराबर कर दो तो फोर्स को बैलेंस करना है। तो T1 ऊपर है, T2 भी ऊपर लग रहा है, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, नीचे क्या लग रहा है mj की बराबर कर दिया तो अपने का फोर्स बैलेंस हो गया। मेन चीज़ यही करते हैं ना अपन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में यही सीखा आपने। और नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं कि टॉर्क को बैलेंस करना है। टॉर्क में क्या है, T1 D1 बराबर T2 D2। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन वहाँ आता है जहाँ पे अपने को वेट फाइंड करना हो। अगर इस साइड का और यहाँ का वेट दे देंगे और यहाँ का वेट पूछ लेंगे तो यहाँ यही लगाएंगे T1 D1 बराबर T2 D2। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट्स बात जो क्या है कि रोटेशन मोशन होता है ना, अगर एक छड़ है वो ऐसे घूम रही है, रोटेशन मोशन एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ये बराबर होंगे। घूर्णन में जो वेग होगा ना, घूर्णन का वेग वो बराबर होगा, इन्हें घूर्णन में जो त्वरण होगा वो भी बराबर होगा, लेकिन इनका जो वेग होगा ना हर पॉइंट का वो अलग अलग होगा। वो अलग कैसे होगा ये देखो, तो आर पर भी निर्भर है, दूरी आगे बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा दूरी होगी तो वी भी चेंज ही होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर ओमेगा सेम है तो वी तो अपने आप चेंज होगा, क्योंकि आर चेंज हो रहा है तो वी को भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए v का मान सेम नहीं रहेगा, वो r पर निर्भर कर रहा है, इसलिए चेंज हो गया इनमें, याद रखने वाली चीज़ है। हाँ, रोटेशन मोशन, ये छड़ घूम रही है, इनमें जो कोणीय राशियां हैं वो सेम रहती है, बाकी जो लीनियर राशियां रेखीय जैसे v1 v2 a1 a2 जो भी है त्वरण के मान नॉर्मल सिंपल वाले हैं ना वो चेंज होंगे, क्योंकि r पर भी उनमें साथ निर्भर कर रहा है ना, उनको निर्भर करना पड़ेगा, साथ में चेंज होना पड़ेगा उनको भी। और सिंपल रोड चल रही है ना, ऐसे ये मेरे पास रोड है वो सीधी ऐसे जा रही है, तो इनमें हर पॉइंट का वेग वो समान होगा, v1 बराबर v2 बराबर v3। ये चीज़ भी याद रखने वाली है। ये कुछ एनालॉजी है, जैसे नॉर्मल हमारा लीनियर में दे रखा होता है, ये रोटेशन वाला दे रखा होता है। f का मान कितना होता है dp/dp, p को अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें l आ गया, वही मोमेंटम से रिलेटेड है। इसमें m को i के रूप में देख सकते हैं, a को अल्फा के रूप में, वही चीज़ है नॉर्मल हम जो पढ़ते हैं मोशन में, वो यहाँ चेंज हो गई ये चीज़ें। प्रेजेंट करने का तरीका हमारा p बराबर mv तो l बराबर i ओमेगा, w बराबर fs, w बराबर टो थीटा। देखो टो इसमें दे रखा है, इसमें f दे रखा है, इनका वैसे तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। बे मस्ट माई कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, ज़रूरी ना मस्ट ही होगा, निर्भर नहीं करते आपस में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, इसमें वही होगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर। v का क्या होता है ओमेगा, और m की जगह क्या रखते हैं अपन, m की जगह i है ना, जो अभी हम पढ़ रहे थे पिछले 2-3 मिनट से जितने भी हो गए अपना। p बराबर fv, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये तो याद होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू वेग। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आपको बहुत रेयरली याद रहेंगे, फिर भी आपको कोशिश करनी है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। p बराबर एफ पी, एफ की जगह अपन टो रखते हैं, v की जगह ओमेगा रखते हैं, बस सिंपल। इम्पल्स के लिए क्या है mv, तो यहाँ कर देंगे i ओमेगा, वही चीज़ें घूम फिर के अपन रख रहे हैं। ये सिंपल सी हमारी जो इक्वेशन है वो रख देते हैं और उनको चेंज कर देते हैं। अगर एस की जगह थीटा रख देंगे और वी की जगह ओमेगा रख देंगे, ए की जगह अल्फा रख देंगे, वही सेम टू सेम हमारे आंसर मिल जाएंगे जो हमने मोशन ऑफ पढ़े थे लॉ ऑफ मोशन में।
ये आती है एमआर सर की सबसे फेवरेट टेबल, ठीक है। इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि यही है जो रोटेशन मोशन की मेन चीज़। सर ने इतनी मेहनत से बनाई है, इसको हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी होंगी, कौन कौन सी, कि पहले तो ये जैसी लिख रखी है ना वो, कि वो एग्जैक्टली आपको याद होनी चाहिए कि क्या है, थोड़ी दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। देखो सबसे पहले कौन आएगा, रिंग, रिंग हमने पढ़ी थी, रिंग या फिर होलोस्फेयर, सॉरी पहले आएगा रिंग, उसके बाद आएगा उसके साथ ही होलो सिलेंडर कह सकते हैं। रिंग होलो सिलेंडर किससे बनता है, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, बहुत सारी रिंग्स को अपन अरेंज कर देंगे ना तो हमने को होलो सिलेंडर मिल जाएगा। उसके बाद आएगा होलोस्फेयर, ठीक है, खोखली चीज़ें आ गई पहली, ठीक है, होलोस्फेयर आया। उसके बाद में डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, डिस्क आएगी, डिस्क को बहुत सारे अपन अरेंज करेंगे ना तो अपने को सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। और लास्ट में आएगा सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर सबसे लास्ट में। अब इनकी ये वैल्यू याद रखनी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये याद है ना तो आपको सारी चीज़ें याद है। बीटा, बीटा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बीटा। बीटा की क्या वैल्यू है रिंग के लिए। अब रिंग, होलोस्फेयर, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, बस इतना याद रखो, बाकी तो अपने आप ही कर लोगे ना। रिंग को अरेंज करोगे तो होलोस्फेयर बन जाएगा, एक डिस्क के ऊपर दो दो तीन ऐसे डिस्क रखोगे तो आपको सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। और पहले कौन आएगा, होलो वाली चीज़ें आएंगी, फिर आएगी सॉलिड वाली चीज़ें। होलो में हम पहले क्या पढ़ रहे थे, रिंग पढ़े थे, रिंग आएगा, फिर होलोस्फेयर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, डिस्क आएगी, और सबसे लास्ट में क्या आएगी, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है बीटा की वैल्यू। बीटा क्या चीज़ होती है, बीटा का मान होता है 1/1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। कन्फ्यूजन नहीं होना कि आर स्क्वायर बटा के स्क्वायर होगा, ये नहीं होना कि याद रखते हो कमलेश राव से या फिर कमलेश राजा से, तो के बटा आर, के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो हम फिर से याद करते हैं कि बीटा की वैल्यू क्या होती है। हमारा जो ये बीटा दे रखा है हमने, इसी की वैल्यू याद रखने की मेन चीज़ तो यही है। ये चीज़ रट लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ डिफरेंट वे से अपन याद करते हैं बीटा की वैल्यू क्या होती है। क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो क्या करेंगे, बीटा बराबर 1/1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। कमलेश राव कुछ भी याद करो। हमने क्या पढ़ा था कि वो चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो अपने को रिंग, होलोस्फेयर, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, ये तो याद होनी चाहिए। उसके बाद अपने को बीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए। रिंग की तो इजीली याद हो जाएगी कि 0.5 होती है, उसके बाद में होलोस्फेयर की 0.6 होती है, उससे आगे 0.66 होती है, और लास्ट वाले में 0.71 होती है। ये चीज़ तो दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगर ये रोटेशन मोशन वाला आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो बीटा की ये वैल्यू याद होनी ही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पोर्सन यही है। आप चाहो तो इसको इसमें भिन्न के रूप में याद रख सकते हो कि रिंग के लिए 1/2 होती है, ठीक है। होलोस्फेयर के लिए 3/5 होती है। जैसे 0.6 को अपन क्या रख सकते हैं, पॉइंट हटा के 6/10 का मतलब 3/5, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। 0.66 है, उसको अपन लिख सकते हैं 2/3, है ना, उस तरह से याद कर सकते हैं। लास्ट में 0.71 है, उसको 5/7 रख सकते हैं। वैसे अपन पॉइंट से काम यहाँ हो जाएगा, सिंपल से याद करने वो तो याद होगा। पहले होलो वाले आएंगे, लास्ट में सॉलिड वाले। होलो में पहले रिंग आएगी, रिंग के बाद में होलोस्फेयर आएगा, उसके बाद में डिस्क आएगी, और लास्ट में सॉलिड स्फीयर आएगा। बीटा के वैल्यू में पहले वाले का क्या होगा, रिंग का होगा 0.5, उसके बाद उनका 0.6, और उसके बाद 0.66, और लास्ट वाले का होगा 0.71, ठीक है। अगर भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो 1/2, उसके बाद में क्या आएगा 6/10, जिसे हम 3/5 भी लिख सकते हैं, ये रहा। उसके बाद आएगा 2/3, और लास्ट वाले का आएगा 5/7। ये चीज़ रट्टी होनी चाहिए। बीटा को अपन दूसरे वे में क्या रखते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, बीटा को हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफर्स में दे रखी है ना, स्थानांतरण गति में, उसका जो टोटल अपनी काइनेटिक एनर्जी है ना, उसको डिवाइड कर दो तो अपने बीटा की वैल्यू मिल जाती है। बीटा दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो मैंने जो पहले बताया ऐसा, बीटा की वैल्यू होती है 1/, बीटा की वैल्यू होती है 1/1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये तो होती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर्स में स्थानांतरण गति होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी बटा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होती क्या है, जो घूर्णन ऊर्जा है, घूर्णन ऊर्जा और ये स्थानांतरण ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, इनका एडिशन होती है, इनका योग कर देते हैं, अपने को टोटल ऊर्जा मिल जाती है। तो फिर से देखते हैं कि ट्रांसफर्स और टोटल
यानी टी टी है ना दोनों, ये भी देख लेना इंग्लिश में अगर थोड़ा पढ़ोगे तो बेनिफिट है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ टी ट्रांसफर्स वाली स्थानांतरण वाली बट्टा में काइनेटिक एनर्जी टोटल टी ये दिख रहा है ना आपको, इसमें हाईलाइट कर रखा है मैंने, ये बीटा की वैल्यू है एग्जैक्टली सेम है। परसेंटेज में पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज, वो आ जाएगा 0.5 का 50%, 0.6 का 60%, 0.6 का 6% और 0.71 का 71% आएगा, 71% है। अब अपन पढ़ते हैं कि अगर रोटेशन मोशन और टोटल दे रखा हो और अनुपात पूछ ले, मोस्टली अपने को क्वेश्चन में है अनुपात ही पूछेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि 1 में से माइनस कर देते हैं, अपनी जो वैल्यू पीछे पड़ी थी ना, जैसे 1 में से 1/2 निकाल कितना बच जाता है, हाफ ही बचता है, यानी 100% में से 50% निकाल दे कितना बचता है 50%। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखिए, जो लास्ट वाले में आपने किया था ना बीटा की वैल्यू थी, तो इसमें से इसको निकाल रहे हैं अपन, 100 में से 50 निकाले 50 बचे, 100 में से 60 निकाले कितने 40 बचे, 100 में से 66 निकाले कितने बचे 33, 100 में से 71 निकाल ले तो 29 या 28 के आसपास आता है, तो वही अपन को एग्जैक्टली मिल जाएगा आंसर, लगभग ऑप्शन में मैच हो जाएगा। और अगर इन दोनों का अनुपात पूछ ले कि ट्रांसफर्स बटा रोटेशनल पूछ ले, तो इनमें डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1:1 आएगा, 6:4 आएगा, और वही इसमें 2:1 आएगा, लास्ट वाले में 5:2। करना क्या है, इतना याद रखना है कि बीटा की वैल्यू, बीटा में कौन आएगा 0.5, 0.6, 0.66, 0.71, ठीक है, वो पूरा वाले आपको याद है। बीटा में याद करने बाद अगले अपने को याद करना है ट्रांसफर्स बटा टोटल, वो एग्जैक्टली बीटा की वैल्यू है। उसके बाद अपने को याद करना है कि काइनेटिक एनर्जी बटा टोटल, वो क्या है कि 1 में से माइनस कर देंगे जो भी आया अपने का, तो पहले 100 में 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5 बचा, या 100 में से 50 को माइनस किया तो 50% बचा। उसके अगले वाले में अपने को कितना बचा 30%, सॉरी 40%, उससे अगले वाले में अपने को 33% बचा, लास्ट वाले में 28% बचा। वही है ना, उसमें माइनस कर देंगे काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन की भी पूछ ले उस वक्त, टी है ना, उसमें बीटा वाला याद करना आपको। अब अपने को क्या है कि ट्रांसफर्स और काइनेटिक का अनुपात पूछ ले, तो डायरेक्ट है ना इनको डिवाइड कर दो, ये जो अपनी इक्वेशन दे रखी है इनको यहीं पे, इसको डिवाइड इसको आपस में डिवाइड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी, अपने जो भी मोशन में जो फॉर्मूले पढ़े थे, जितने भी फॉर्मूले इंक्लाइंड प्लेन वाले, इंक्लाइंड प्लेन जहाँ से ये ऐसे है, यहाँ से एक गेंद को छोड़ते हैं वो नीचे आ जाती है, उसमें जी जहाँ भी आता है, जी जैसे जी साइन थीटा, v बराबर √2gh, या फिर h मैक्स का फॉर्मूला v²/2gh, या सॉरी h बराबर u²/2g, वो फॉर्मूला जो भी दे रखी है ना, जहाँ पे आपको जी दिख जाए ना, जी उसके साथ आपको बीटा मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कह दे कि एक अपने को नत्तल दिया गया है, नत्तल या इंग्लिश में बोले तो ये इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है, यहाँ से एक गेंद को छोड़ी जाती है, ठोस गेंद में कौन सा केस होगा अपने, ये फोर्थ वाला केस, सॉलिड स्फीयर को छोड़ा जाता है, इसका कहने का मतलब यही है। तो अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे। और टाइम का पूछिए तो टाइम का फॉर्मूला अपने को याद ही है, जो अपने लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, और या फिर अपने आगे वाले लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, नत्तल पर √2s/g sin थीटा, ये होता है। और उसको याद करने का तरीका मैं फिर बता दूंगा आगे जो पे अपलोड करूंगा उनमें, ये फिर आपको याद होगा। तो वहाँ पर साइन जो जी है उसके साथ बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ भी आपको जी दिखे उसके साथ बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, सारे क्वेश्चन हो गए आपके पास। इतना ही थी ये टेबल, मैंने काफ़ी टाइम लेके समझाने की कोशिश की है, याद करने की आप कोशिश करें। इंक्लाइंड प्लेन में जी है उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दो। इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जी साइन थीटा, और जी साइन थीटा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके आंसर आ जाएंगे। डायरेक्ट आंसर, आप पंचक्ति का पूछे, रिंग का पूछे, सॉलिड स्फीयर का, होलो स्फीयर, कुछ भी पूछे अपने को, ये डायरेक्ट अपने आंसर, रटने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इनको याद करो। इतना तो याद रखना है कि जहाँ जी दिखे वहाँ बीटा से मल्टीप्लाई। अब एक छोटा सा एक्सपेक्शन जो भी अपवाद कह सकते हैं हिंदी में बोले तो, अगर फ्रिक्शन कहीं दिख जाए या म्यू से रिलेटेड कुछ भी दिख जाए तो वहाँ पर 1 - बीटा से मल्टीप्लाई करना है जी के साथ। घर्षण वाला पोर्शन जहाँ भी दिख जाए वहाँ 1 - बीटा करेंगे, ठीक है, क्योंकि
यही आप हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें याद करनी होगी। बाकी हर जगह बीटा जी है, वहाँ बीटा रख दो, सारे आंसर हो गए। जहाँ फ्रिक्शन वाला पोर्शन आ गया, जहाँ म्यू दिख गया आपको, म्यू क्योंकि घर्षण में तो आता है 1 माइनस बीटा रख देंगे। म्यू का मान कितना होता है, म्यू बराबर tan थीटा, तो उसकी आगे हम रख देंगे 1 माइनस बीटा। ये इजीली याद हो जाएगा ये चीज़ें आपको, वही है अपने ये पढ़ चुके हैं। और लास्ट एंड फाइनल जो छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं। एक चक्ति है वो घूम रही है ओमेगा 1 से, और दूसरी चक्ति वो भी सेम डायरेक्शन में घूम रही है, और ये चक्ति है ये घूम रही है, ठीक, ओमेगा 1 से, दूसरी भी ओमेगा 2 से घूम रही है सेम डायरेक्शन में, और दोनों को एक साथ लाकर रख दिया, ठीक है। तब जो रिजल्टेंट ओमेगा होगा ना लास्ट में फाइनल में, उसका फॉर्मूला ये होगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बटा I1 प्लस I2, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। देखो हम डायमेंशनली इसको चेक करते हैं। हम कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि ये ऑप्शन दिया होगा आपको, बाकी और भी देंगे, उनमें कंफ्यूजन होगा, तो हम डायमेंशन चेक करते हैं। देखो I इनका क्या आएगा, अगर इस ओमेगा 2 को हम 0 रख देते हैं, मान लेते हैं है ही नहीं, ओमेगा 2 नहीं है, तो ये कट गया, अपना I2 वाला पोर्शन कट गया, तो I1 से I1, तो ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 1, सिंपल है, वो भी याद रह जाएगा ना। अगर इसको 0 मान लें कि पहले वाली शक्ति घूम ही नहीं रही है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसको 0 रख देते हैं, तो I1 भी 0, ये भी 0, डायरेक्ट इससे ये कट गया, ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 2, सिंपल है, वही रहेगा ना इसका आंसर। और एक तो वामावर्त घूम रही है, एक दूसरी दक्षिणावर्त, यानी एक क्लॉकवाइज घूम रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इनको रख देते हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए रख देते हैं ना, तो ये माइनस हो जाता है I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है आपको। जब हम एक दूसरे पर रखते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है उसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी सिंपली वैसे कितनी होती है, 1/2 m v स्क्वायर, ही तो होता है। अब अपन रोटेशन मोशन वृत्ताकार गति में जो भी पढ़ रहे हैं उस पोर्शन की ओर चल रहे हैं। देखो हाँ, ये अपने वो पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी देर पहले हमने पढ़ा था M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये कुछ वैसा ही है। हाँ, ये वही है, इसमें I1/2 I1 I2 I1 प्लस I2 और ओमेगा 2 ओमेगा का स्क्वायर। जैसे हम पढ़ते हैं ना काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर, ये m की जगह मान लो ये v, v को अपन वृत्ताकार मोशन में ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, गुणन वेग है ये। अगर सेम साइन है तब तो ये माइनस आएगा, रिलेटिव दे रखा है ना सेम है, और ऑपोजिट है तो प्लस का साइन आ जाएगा। अपने को पता है रिलेटिव मोशन में क्या होता है, अगर ये एक ट्रेन ऐसी जा रही है दूसरी ट्रेन ऐसी जा रही है, तो अपन को नेट है वो वेग बढ़ के मिलेगा, यानी दोनों का एडिशन हो जाएगा। अगर विपरीत जा रही है तो सेम, अगर ये दो चक्तियाँ विपरीत घूमती हुई दोनों को रख दिया ना, इनमें रिलेटिव जो वेग होगा ना वो बढ़ जाएगा, बस यही चीज़ है। इसीलिए यहाँ पे चिन्ह उल्टे आ जाएंगे, ऐसे ऊपर वाले से जैसे लग रहे हैं ना अपने को। अगर ओमेगा फाइंड करेंगे I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन नीचे वाले में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रही है ना, तो वहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। ये एक बात याद रखने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव मोशन ले रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ये माइनस का चिन्ह आ रहा है। बाकी जो भी इसमें छोटे छोटे और टॉपिक बच गए हैं ना, मैं वो वृत्ताकार मोशन वाले कोर्स चैप्टर में करवा दूंगा, वो कल या परसों तक मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, मैं जा रहा हूँ।